हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं हमारे कंपनीज एक्ट का। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग चैप्टर 4 करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये तो काफी ज्यादा डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हम इसके बारे में यहाँ पर अभी डिटेल में और चीजें समझेंगे जो पार्ट हमारे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पार्ट नहीं था। ओके, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स की बात हो रही है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो सबसे पहले ये बात करें कि हमारे पास जो शेयर्स हैं वो दो तरह के हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें भी हम अगर इसका क्लासिफिकेशन करने जाएंगे तो एक तो आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरे हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है कॉमर्स में कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, बट स्टिल अगर क्लास नहीं की है मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, एग्जाम आपका पास में है। देखो, एक होते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारे नॉर्मल शेयर कैपिटल है ना। एक हमारे पास आ जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसमें प्रेफरेंस मिल रहा है, प्रायोरिटी मिल रही है। अब प्रायोरिटी कब मिलेगी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। तो अगर मान लो आपकी कंपनी यहाँ पर बंद हो, सॉरी आपकी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर मान लो कोई कंपनी है जो कि वाइंड अप हो रही है और फिर वो क्या करेगी, लिक्विडेट करेगी खुद को, मतलब कि अपने एसेट्स को बेचेगी। जब अपने एसेट्स को बेचेगी तो जो अमाउंट इसको मिलेगा उस अमाउंट को ये सबसे पहले किसको देती है, अपने डेट होल्डर्स को देती है जिन्होंने इनको लोन प्रोवाइड किया था। जैसे यहाँ पर आपके बॉन्ड्स हो गए, लोन्स हो गए, अलग अलग डिबेंचर्स हो गए, तो जिन लोगों ने इनको डेट दिया हुआ था उनका पैसा देती है क्योंकि लीगली बाइंडिंग होता है। फिर अगर यहाँ पर कुछ और पैसे बच जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो अमाउंट किसके पास जाएगी, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको उनका पैसा वापस किया जाएगा। और इसके बाद अगर कुछ बच गया तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, अगर नहीं बचा तो ये यहाँ पर डिमांड भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं यहाँ पर हमारे इक्विटी शेयर्स से थोड़ा डिफरेंट है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है कि मान लो यहाँ पर आपके पास में प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, तो इसमें अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव मतलब अक्यूमुलेट करना, अक्यूमुलेट इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ओके, तो अगर मान लो आपके पास कोई ऐसे शेयर्स हैं तो आपको कंपनी सबसे पहले डिविडेंड पे करेगी, ठीक है। सबसे पहले तो अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आपका पहला हक है। दूसरा, यहाँ पर मान लो कंपनी एक साल लॉस में थी, दूसरे साल लॉस में थी, तीसरे साल लॉस में थी और चौथे साल में आकर प्रॉफिट में आई है। अब कंपनी चाहती है वो डिविडेंड दे, तो कंपनी आपको पता है कि कौन सा डिविडेंड देगी, अगर आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो आपको केवल और केवल फोर्थ ईयर का मिलेगा। अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैं तो यहाँ पर आप शेयर होल्डर हो तो आपको पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का और चौथे साल का मिलाकर यहाँ पर डिविडेंड पे किया जाएगा, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में भी आपके पास दो आ जाते हैं। एक आ जाते हैं जिसमें आपको वोटिंग राइट मिल रही है, ठीक है, कि भाई आपके पास में यहाँ पर एक वोटिंग राइट है, आपके पास जितने शेयर्स हैं उसके प्रपोर्शन में आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगी ताकि यहाँ पर कंपनी के जो डिसीजंस हैं, ठीक है, उसमें आपका बहुत अच्छा रोल रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, कुछ स्पेशल वोटिंग राइट्स ही आपको दी गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास में बेसिकली आपको डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है लेकिन आपके पास में इतना ज्यादा वोटिंग का हक नहीं है। तो अब मान लो मैं एक ऐसी शेयर होल्डर हूँ जिसके पास कंपनी के 50% शेयर्स हैं, तो मैं क्या चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि भाई मेरा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा कहीं ना कहीं कि भाई मैं कंट्रोल करूँ कंपनी को, तो मेरे लिए वोटिंग शेयर्स अच्छे हैं। अगर मेरे पास कंपनी के 0.0001% शेयर्स हैं, मुझे पता है मेरी हक का तो कोई यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्या चाहूंगी, मुझे नॉन वोटिंग राइट्स मिल जाएं या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मिल जाएं। तो इसी तरह की हमारी चीजें होती हैं। तो इक्विटी शेयर्स में भी हमारे पास सेक्शन 43 किसके बारे में बात कर रहे हैं, विद वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ओके, 42 किसके लिए बात होती है, हमेशा बोलते हैं ना 42 क्या नंबर होता है, चोरी चकारी वाला नंबर होता है, और 43 इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, हक की बात होगी, ऐसे याद कर लो इसको। तो यहाँ पर अब आप क्या देखोगे कि हमारे पास जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है उनके ऊपर भी एक कैप लगा हुआ है कि आपके पास में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की जो वोटिंग पावर है वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कंडीशन क्या है कि आरबीआई, फेमा, सिडबी, सेबी, ठीक है,
एक्सेट्रा में यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स में आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर कोई डिफॉल्ट कर दिया गया है तो फिर डीबीआर शेयर जो है वो आप केवल और केवल 5 साल के बाद में ही रेक्टिफिकेशन के क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि टाटा मोटर्स ने इशू किए थे अभी कुछ टाइम पहले डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिसमें डिविडेंड तो ये ज्यादा दे रहे थे, लेकिन क्योंकि पैसा ज्यादा दे रहे हैं तो बोल रहे हैं अपनी जो वोटिंग राइट्स हैं इन्हें थोड़ा कम कर दो। अब ऐसा कंपनी क्यों चाहेगी, कंपनी के लोग क्यों चाहेंगे ऐसा, मेजर शेयर होल्डर्स? देखो वो लोग इसलिए चाहते हैं, उनको ये लगता है कि भाई मेरे हाथ से मेरी पावर ना चली जाए, ऐसा ना हो धीरे धीरे करके मेरे हाथ से मेरी पावर ही चली जाए। जैसे ना बहुत साल पहले, अगर आपको पता होगा, जब फेसबुक ही था, मेटा नहीं था, फेसबुक था, उस टाइम पर मार्क जुकरबर्ग के साथ में ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था कि उनकी वोटिंग राइट्स उनके पास से कम जा रही थी। तो यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन ना हो जाए। इवन जोमेटो की बात करें तो जोमेटो के जो को फाउंडर हैं उनके पास में भी 4% के अराउंड ही वहां पर अपनी शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो ऐसे में ना वोटिंग राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इफ वी आर प्रमोटर और को फाउंडर समथिंग लाइक दैट। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सेक्शन 44 ये बात करता है नेचर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। तो शेयर और डिबेंचर्स यहाँ पर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर शेयर्स खरीदने हैं या डिबेंचर्स खरीदने हैं तो हम उनको मूवेबल में रखेंगे। इमूवेबल पार्टी वो इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, प्रॉपर्टी, जैसे कोई जमीन वगैरह ले लिया आपने, तो अगर आप चाहते हो कि आपको रिलायंस के खरीदे आपने शेयर्स और उन्हें बेचना है तो आप उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर बेच दोगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अलाउ कर रहा है कि आप फ्रीली इन शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो पब्लिक कंपनीज में यही फायदा होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में हमें पता है यहाँ पर हमें जो नाम पूरी लिस्ट दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो ऑफर्ड बाय नेम कल पढ़ा था हमने, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 किसके बारे में बात करता है, नंबरिंग ऑफ शेयर्स के बारे में। ये बोलता है जितने हमारे शेयर्स हैं इनके कुछ डिस्टिंक्टिव नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पर एक रोल नंबर होता है। ओके, तो एक्सेप्शन क्या है, अगर यहाँ पर आपके पास शेयर डीमैट फॉर्म में है तो हमारे पास में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म में है, एक पेपर के फॉर्म में आता है ना, तो यहाँ पर जो आपका शेयर सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा, जैसे कि एक रोल नंबर होता है किसी स्टूडेंट का, तो वो हर एक शेयर का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 46 जो बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स की। ये बोलते हैं कि जितने भी शेयर्स हैं वो कंपनी सील के अंडर इशू होते हैं अगर कुछ है। अच्छा, अब कंपनी सील के अंदर क्या बोला जाता है कि कंपनी सील यहाँ पर या तो साइन बाय 2 डायरेक्टर्स होनी चाहिए या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी इसको साइन कर सकते हैं। ओके, आपको सील के बारे में पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में ना इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो कंपनी सील यहाँ पर कैसे होती है, it should be signed by either 2 directors or 1 director plus 1 company secretary। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइमा फेसी प्रूफ होता है ओनरशिप का। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हमें इशू कराना है, मान लो मेरे पास फिजिकल फॉर्म में कागज का टुकड़ा था, मुझसे गलती से खो गया या आग लग गई, ऐसा हो जाता है ना बहुत बार, किसी के घर में आग लग गई या कहीं पर आग लग गई, वो हमसे लूज हो गया, बेसिकली खो गया, हमारा बैग खो गया, तो या तो लॉस्ट है या तो डिस्ट्रॉयड है या फिर वो खराब हो गया, म्यूटिलेटेड हो गया है, डिफेक्ट हो गया है, तो हम एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर मुझे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो यहाँ पर फी पे करनी पड़ेगी 50 रुपीज या उससे कम। इसके अलावा अगर आपके पास में यहाँ पर कोई शेयर्स हैं, ठीक है, तो उनकी ना जो बुक्स हैं वो आपको प्रिजर्व रखनी है। कब तक के लिए रखनी है कि भाई यहाँ पर हमारा शेयर्स जो हैं वो इशू हुए थे, उससे रिलेटेड हमारे बुक्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स को हमें 30 साल तक के लिए या तो फिर रखना होगा या तो फिर परमानेंटली करना पड़ेगा अगर कुछ डिस्प्यूटेड केस है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो हमें इमीडिएटली सरेंडर करने हैं जब यहाँ पर ये क्या हो गए, कैंसिल हो जाते हैं। इन बोल्ड लेटर्स हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा कि ये कैंसिल्ड हैं और यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 डेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर। ओके, समझ में आया कि भाई मैंने यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स थे वो तो मेरे अब क्या हो गए, यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लिया, मान लो मेरे पास एक डीफेस सर्टिफिकेट ऑलरेडी था, तो सबसे पहले तो इसको स्टैंप लगाई जाएगी। स्टैंप में क्या लिखा जाएगा, स्टैंप में लिखा जाएगा कैंसिल्ड। ठीक है,
और साथ में यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर ये डिफेस्ड है या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो हमें इनको 3 साल के अंदर अंदर खत्म कर देना है, बिल्कुल ही यहाँ पर मतलब कि हमें यहाँ पर इनको डिस्ट्रॉय कर देना है। अच्छा, अगर कंपनी यहाँ पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपके लिए इशू कर रही है और इनका यहाँ पर डिफ्रॉडिंग का इंटेंट है, तो कंपनी क्या होगी, पनिशेबल होगी। कंपनी के ऊपर क्या लग रहा है, पनिशमेंट लगेगा। कितना पनिशमेंट है यहाँ पर, जो फेस वैल्यू थी ना आपके शेयर की, ठीक है, तो उसके 5 से 10 टाइम तक यहाँ पर कंपनी के ऊपर क्या लग रहा है, यहाँ पर उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द शेयर इन्वॉल्व, और ये आपका 5 से लेकर 10 टाइम्स तक भी हो सकता है, 5 गुना से लेकर 10 गुने तक, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, या फिर 10 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा। तो जो भी हाई होगा उतना अमाउंट इसके ऊपर लग जाएगा। ऑल्सो जितने भी ऑफिसर्स हैं कंपनी के, ठीक है, जो कि यहाँ पर डिफॉल्ट में है, उनको भी एक्शन, बेसिकली उनके ऊपर भी फ्रॉडलेंट का एक्ट लगेगा, दैट इज सेक्शन 447। तो मैंने क्या किया, मैंने एज एन ऑर्गेनाइजेशन सोचा कि ठीक है, मैं एक डुप्लीकेट शेयर और इशू कर देती हूँ। ऐसा करने पर मेरे ऊपर फाइन लग रहा है 5 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स तक, जो हमारी शेयर की फेस वैल्यू है। साथ में यहाँ पर एक और पनिशमेंट हो सकती है कि मुझे बोला जाए 10 करोड़ रुपए का फाइन दिया जाएगा, जो भी इनमें हाई होगा वो मुझे करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 47, और जो कि बात करता है आपके वोटिंग राइट्स के बारे में। तो वोटिंग राइट्स में हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारे पास में सेक्शन 43 हमने पढ़ा था। सेक्शन 43 में हमने बात की थी कि हमारे पास 2 तरह के शेयर्स हैं, ठीक है, तो उसके प्रोविजंस, इसके अलावा हमारे पास सेक्शन 50 के सबसेक्शन 2 के अंडर और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188 के अंडर जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग हैं, उनके मेंबर, ठीक है, उनको राइट दी जाएगी कि भाई अगर आपके पास में इक्विटी शेयर्स हैं तो आप यहाँ पर हर एक रेजोल्यूशन जो हमारी कंपनी के सामने रखा गया है उसमें वोट करोगे। साथ में यहाँ पर जो आपकी वोटिंग राइट है, ठीक है, किसी भी कोई पॉल हुआ मान लो, तो उसमें वो आपके पास में कितनी वोटिंग राइट होगी, जितनी आपकी शेयर होल्डिंग का परसेंटेज या प्रपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग, जितना आपने पेड अप इक्विटी को लेकर चलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पेड अप इक्विटी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का जितना है, हमारा पेड अप कैपिटल है ना, हमने मान लो एक शेयर खरीदा, अब शेयर का हमने यहाँ पर 50 रुपीज पे किया हुआ था, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि भाई टोटल शेयर्स में मेरा 50 रुपीज का कितना हिस्सा है, और उतनी ही प्रपोर्शन में मुझे वोटिंग राइट दी जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आपको यहाँ पर केवल वही मैटर्स में वोटिंग कर सकते हो जहां पर या तो आपकी राइट्स अफेक्ट हो रही हैं, या तो आपका कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, या फिर कंपनी जो है वो वाइंड अप कर रही है, ठीक है। कंपनी अगर बंद हो रही है तो आपको अलाउ करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपको जो प्रेफरेंस मिल रहा है वो इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि आपकी जो वोटिंग राइट्स हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ तुम्हारे साथ में करेंगे तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आपको केवल और केवल जब कोई रेजोल्यूशन ऐसा आया जब कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है, या फिर यहाँ पर कोई रीपेमेंट करनी है, या फिर जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसे कम किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपने पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के प्रपोर्शन में वोटिंग कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली जाती है कि अगर मान लो यहाँ पर हम बात करें आपके प्रपोर्शन की, देखो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ऐसे समझ नहीं पाओगे। मान लो यहाँ पर एक कंपनी है और कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर्स को यहाँ पर इशू करने से उन्हें कितना अमाउंट मिला, मान लो 5 लाख रुपए मिला, और अगर उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया था तो उससे उनको जो अमाउंट मिला वो कितना मिला, मान लो 2 लाख रुपए मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रपोर्शन की बात की जाए तो 5 वोट्स इनको मिलेंगी और 2 वोट्स इनको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से बात हो रही है कि एक रेशियो देखा जाएगा कि भाई प्रपोर्शन क्या है इक्विटी शेयर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का, उसके अकॉर्डिंग वोट्स मिलेंगी। तो जितने भी यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास टोटल कितनी वोट्स हैं, 5 वोट्स हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास टोटल 2 वोट्स है। अब अकॉर्डिंगली जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वोट की यहाँ पर परसेंटेज डिसाइड कर ली जाएगी।
आ गया समझ में? तो दो चीजें हैं, एक तो कि भाई मुझे कितना हक मिल रहा है, और वो हक भी मुझे कैसे कि भाई मेरे पास केवल यहाँ पर जितने शेयर होल्डर्स हैं टोटल मिलाकर सभी को 5 वोट दी गई हैं। अगर मान लो यहाँ पर ये कब होगा, ये तब होगा जब कंपनी ने डिविडेंड टाइम पर पे किया है। ये वाली जो सिचुएशन समझाई है ना, ये कब हो रही है, जब कंपनी ने टाइमली मुझे डिविडेंड पे करा है। अब एक सिचुएशन लो कि कंपनी जो है उसने डिविडेंड को टाइम पर पे ही नहीं किया, और इस बात को यहाँ पर 2 या उससे ज्यादा टाइम हो गया, साल से ज्यादा टाइम हो गया। तो ऐसे में जितने भी रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सभी पर वोट करने का हक मिलेगा। अदरवाइज तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ही मैटर्स पर मिल रहा है, जहाँ पर कंपनी बंद हो रही है, उनका कैपिटल रिड्यूस हो रहा है या उनकी राइट्स अफेक्ट हो रही है। लेकिन अगर डिविडेंड नहीं पे कर रहे तो फिर तो भाई कुछ नहीं है, आपको सारे के सारे हक हैं कि आप हर जगह वोटिंग करो। ओके, चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर। अब ये बोलते हैं मान लो यहाँ पर जो शेयर होल्डर की राइट्स हैं, शेयर होल्डर की क्या राइट्स है, जैसे वोटिंग्स में राइट हो गई या फिर यहाँ पर डिविडेंड उनको मिलना है। तो ऐसे में अगर राइट्स में कोई चेंजेस किए जा रहे हैं, मॉडिफाई किया जा रहा है, तो हमें क्या जरूरत होगी कि मान लो अब यहाँ पर आपके पास दो क्लासेस हैं, है ना, एक है इक्विटी शेयर होल्डर्स की और एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। इक्विटी शेयर होल्डर्स में एक ही क्लास मानकर चलते हैं, अभी दो में डिवाइड नहीं करते। अब ये जो आपकी क्लास है, ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर क्लास में यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, इसके 75%, 75% इसके मेंबर्स जो हैं या 3/4 जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका कंसेंट लगेगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं, इनकी राइट्स पर भी इफेक्ट आ रहा है, जो चेंजेस इनकी राइट्स पर हो रहे हैं उसकी वजह से इनकी राइट्स पर भी कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो फिर इनका भी कंसेंट लगेगा। ओके, और यहाँ पर मान लो कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इसमें 10% ऐसे लोग हैं, ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो कि हैप्पी नहीं है कि भाई इस तरह की वेरिएशंस आ रही हैं, तो ये ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कंसेंट कितना चाहिए हमें, 3/4 ऑफ दैट क्लास, मतलब 75% लोगों का, और या फिर हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अगर यहाँ पर वेरिएशन जो है वो दूसरी क्लास को अफेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो इनका भी सेम कंसेंट लगेगा कि भाई 75% लोग जो हैं इनके भी कंसेंट देंगे। साथ में अगर यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का जैसे हमने एग्जांपल लिया है, इसके जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं, इनके 10% लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसे चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो ये ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और ट्रिब्यूनल के पास में जाकर बोल सकते हैं कि भाई देखो, हम इसके साथ में खुश नहीं है। तो ये कब करना होगा इनको, 21 दिन के अंदर अंदर करना होगा, ताकि ये जो चेंजेस का रेजोल्यूशन पास हुआ है ये कैंसिल हो जाए। ओके, साथ में जब ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तो ट्रिब्यूनल से जो ऑर्डर मिलेगा, फिर कंपनी को यहाँ पर आरओसी के पास में 15 दिन के अंदर अंदर एक कॉपी प्रोवाइड करनी होगी कि भाई ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर आया है। 15 नहीं, सॉरी, 30 दिन के अंदर अंदर एक कॉपी प्रोवाइड करनी होगी कि हमारे पास इस तरीके का एक ऑर्डर आया है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सेक्शन 749 ये बात करता है कॉल्स ऑन शेयर की। तो कॉल्स जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म होनी चाहिए एक क्लास के अंदर। इसका एग्जांपल दे दूं क्या आपको ऊपर वाले का, देखो इसके लिए एग्जांपल दे देते हैं। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, इनको मिलने वाला है यहाँ पर 8 लाख रुपीस का, सॉरी, यहाँ पर इनको 8% का डिविडेंड मिलने वाला है, लेकिन कंपनी बोलती है कि नहीं, अब से हम केवल 7% का डिविडेंड देंगे। तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में 3/4 पीपल जो हैं वो इस चीज के ऊपर अग्री करेंगे, ठीक है, और साथ में ये देखा जाएगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ऐसा तो नहीं है इनको कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, यहाँ से मान लो डिविडेंड कम किया गया और इनका डिविडेंड बढ़ाया जा रहा है, तो अगर ये इफेक्ट इन पर इम्पैक्ट आ रहा है तो इनकी क्लास के भी 3/4 लोगों का कंसेंट लगेगा। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में अब 10% लोगों का ऐसा मानना है कि ये तो हमारे साथ चीटिंग हुई, तो ये लोग एनसीएलटी चले जाएंगे कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। क्यों जाने 30 दिन के अंदर अंदर, ताकि यहाँ पर एक ऑर्डर ले पाए, और ये जो ऑर्डर आएगा इसका क्या करेंगे, इसे आरओसी के पास में फाइल किया जाएगा विद इन 30 डेज जब ऑर्डर आ गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारी कॉल्स ऑन शेयर के पास।
तो ये बोल रहे कॉल्स यहाँ पर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर एक कंपनी ₹2 ऑन पार्शियली पेड अप इक्विटी शेयर्स को कॉल कर रही है तो सभी जितने भी यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं सभी से ₹2 मांगे जाएंगे। ऐसा नहीं है पर शेयर कि किसी से ₹5 और किसी से ₹2 मांगे गए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम सेक्शन 50 के ऊपर। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस कैसे करनी है अनकॉल्ड कैपिटल की। अब मान लो मैंने किसी को ₹50 के शेयर इशू किए थे जिसमें से अभी ₹20 आने बाकी हैं, लेकिन मैंने ऐसी कोई कॉल नहीं किया कि मुझे अभी ₹20 चाहिए, बट उन्होंने ये जो पैसे हैं, ये जो ₹20 हैं, ये वॉलंटरली अपने मन से पे कर दिए। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि भाई डिविडेंड किस तरीके से यहाँ पर पे किया जाएगा। तो अगर डिविडेंड जो है वो आपने कितना अमाउंट पेड अप में रखा हुआ है, आपका पेड अप कैपिटल कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिविडेंड पे किया जाएगा इफ यहाँ पर आर्टिकल्स अलाउ करेंगे। तो एक शेयर होल्डर है जिनके पास में पार्शियली पेड शेयर है, ₹100 की फेस वैल्यू थी शेयर की, लेकिन आपने केवल ₹50 ही यहाँ पर पे किया, 50 सभी कॉल्स के थ्रू आप पे कर दोगे। तो अगर यहाँ पर ₹2 का आपको डिविडेंड मिलना था तो कितना मिलेगा, ₹1 का। क्यों? क्योंकि आपने 50% पैसा दिया है तो 50% ही डिविडेंड आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर शेयर होल्डर ने पार्शियली पेड शेयर आपका क्या किया है, पेमेंट किया है, तो ऐसे में हाफ डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप बात करें आपकी जनरल एंट्रीज की तो उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम को अगर थोड़ा भी टफ बनाना है तो इन सभी चीजों का यूज किया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू होती है, कितनी होती है, जैसे मान लो कंपनी जब शुरू हुई हमने ₹100 रखी, अब कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी उसके शेयर का भी तो प्राइस बढ़ेगा। तो कंपनी के शेयर का प्राइस अगर 150 हो गया तो ये जो ₹50 है ये कहाँ जाते हैं, आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जानते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम रिसीव होता है वो कहाँ पर जाएगा, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। अब ये जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मान लो कंपनी को कोई बोनस शेयर्स इश्यू करने हैं तो वहां पर कंपनी इनको दे सकती है। बोनस शेयर्स क्या थे, जो कंपनी फ्री में शेयर्स दे रही थी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और एक प्रपोर्शन में दे रही थी। जैसे किसी शेयर होल्डर के पास 25 शेयर हैं तो एक शेयर फ्री में दे दिया, या फिर जो इनके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उन्हें राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, अपनी बुक से हटाना है, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस कमीशन या डिस्काउंट ऑन इशू था उसको हटाना है। प्रीमियम यहाँ पर ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया हमारा तो हमें जो प्रीमियम यहाँ पर पे करना था, या फिर डिबेंचर्स के ऊपर, या यहाँ पर शेयर्स को बाई बैक किया गया अंडर 68। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और एक बार याद कर लो अच्छे से किस किस चीज में चाहिए। मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। बोनस शेयर्स में चाहिए, फिर राइट ऑफ कर सकते हैं हम 2 तरह के एक्सपेंसेस, कौन कौन से, प्रिलिमिनरी और साथ में अगर कोई एक्सपेंस हमारा कमीशन डिस्काउंट ऑन इशू पर है उसको। साथ में अगर यहाँ पर रिडीम किए जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स तो उसके ऊपर प्रीमियम जो पे करना था, एंड बाई बैक हमारे शेयर्स का। इन सब में हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोहिबिशन क्या है कि भाई यहाँ पर हमारे जो शेयर्स हैं उन्हें डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। फेस वैल्यू 100 थी, मैंने सोचा ₹75 पर इसे इशू कर दूं। तो शेयर्स को ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कब कर सकते हो, आप ऐसा तब कर सकते हो जब आप कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हो या फिर डेट टू इक्विटी कन्वर्जन कर रहे हो आरबीआई स्कीम के अंडर। मतलब देखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स तो जैसा आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। डेट टू इक्विटी कन्वर्जन समझाती हूँ। मान लो आपने किसी से यहाँ पर लोन लिया था, ठीक है, बट अब आपने उनको बोला कि आप एक काम करो, आपने जो हमसे लोन लिया है उस लोन की रीपेमेंट की जगह हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। उन्होंने बोला हाँ कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, शेयर्स काफी अच्छे चल रहे हैं, आप मुझे ये पैसा दे दो। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी कन्वर्ट हो गई, हमारे पास जो डेट था वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, और ऐसा हमारे आरबीआई की स्कीम्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रावेंशन किए जाते हैं
तो फिर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले तो जो पैसा आपको मिला, अब उस पैसे पर यहाँ पर उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा और रिफंड के साथ साथ 12% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर फाइन लगेगा। फाइन कितना लगेगा, या तो जो अमाउंट आपने रेस किया उतना, या फिर 5 लाख, अब इसमें जो भी कम अमाउंट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट क्या होता है, पसीना, कहते हैं ना हमारी खून पसीने की कमाई है। तो ये वही शेयर्स हैं जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, या तो कंपनी के डायरेक्टर्स या जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनको हम दे रहे हैं। अब हम उन्हें क्यों दे रहे हैं, ऐसे खैरात में बांट रहे हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने काम किया। अब यहाँ पर मान लो एक स्टार्टअप है, वो अभी उनको पूरा पैसा उनके काम का नहीं दे सकती, तो उनको डिस्काउंट में शेयर्स इशू कर देगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर कैसे होते हैं, फॉर कंसिडरेशन होते हैं अदर देन कैश। तो यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम इनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है या कंपनी की वैल्यू एडिशन करवाई है, तो इसी वजह से कंपनी इनको रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को उनके हार्डवर्क, इनोवेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए। ओके, समझ में आ गया इतना। अब अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना है तो वो कैसे होगा, वो होगा यहाँ पर किसी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, और रेजोल्यूशन में भी आपको नंबर कितना कि भाई कितने शेयर्स आपको इशू करने हैं, उनका प्राइस क्या होगा, कंसिडरेशन कैसे होगी, और क्लास क्या है रेसिपिएंट्स की जिनको ये शेयर्स दिए जा रहे हैं। एक चीज याद रखना, जो प्राइस होगा वो कौन सा होगा, जो आपका करेंट मार्केट प्राइस है वही आपको लेकर चलना है। ठीक है, साथ में यहाँ पर ना एक और कंडीशन है कि जो बिजनेस है आपका, ठीक है, वो कम से कम उसे स्टार्ट हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो जाना चाहिए। ऑल्सो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, सेबी की रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो यहाँ पर जब वो स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही हैं, तो जो सेबी की रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से जाना है। अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो उसको कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स को फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा, कंपनीज यहाँ पर शेयर एंड डिबेंचर रूल्स कर होता है उसको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर कुछ आपके ऊपर लिमिट्स भी होती हैं, वो लिमिट्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, आप 15% जो आपके पास पेड अप इक्विटी कैपिटल है, या तो उतना या फिर 5 करोड़, दोनों में जो भी नंबर हाई है उससे ज्यादा के स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते। और ओवरऑल लिमिट आपकी कितनी है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। मतलब यहाँ पर अगर आपके पास में पेड अप इक्विटी है, ठीक है, उसका 15% देखोगे कि कितना है, या फिर 5 करोड़, अब दोनों में जो भी ज्यादा अमाउंट होगी उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते। अलोंग विद दैट जो पेड अप इक्विटी कैपिटल आपके पास टोटल है उसके 25% से ज्यादा अमाउंट आप यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पर जो हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनके पास सेम राइट्स होंगी जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। वो जो डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने उनको कैश में पेमेंट नहीं की थी जो पैसा उनका मिलना था, इसीलिए उनका हक उतना ही रहेगा। ऑल्सो एक लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर कि जो हमारे स्वेट इन इक्विटी शेयर्स हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं 3 साल के लिए। जिस दिन इनको अलॉट किया गया है ना उसके 3 साल तक यहाँ पर इनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये 3 साल कब से ले रहे हैं हम, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ओके, अच्छा, अब एक एग्जांपल दिया है कि अगर इन्फोसिस ने स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने की डेवलपर्स को दिए, इनके इसके एक्सचेंज में दिए हैं इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक्सचेंज में। ओके, अच्छा, एक हमारे पास में जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी को क्या करना होगा, एक रजिस्टर भी मेंटेन कर चलना होगा ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, कौन से फॉर्म में, SH3 फॉर्म में। ओके, इतना याद हो जाएगा आप लोगों को, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलो थोड़ा और कुछ समझाना तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया ना कि भाई हमारे पास पेड अप कैपिटल का 15% हम देखेंगे कितना है,
या फिर 5 करोड़, उससे ज्यादा का यहाँ पर जो भी हाइयर होगा 5 करोड़ या फिर जो 15% अमाउंट था उसमें जो भी अमाउंट हाई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्वेट शेयर्स को इशू कर सकते हैं और ये ओवरऑल लिमिट 25% से ज्यादा की नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाते हैं अब हम, स्वेट इक्विटी स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टार्टअप्स। अब यहाँ पर ज्यादातर जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो हमारी स्टार्टअप कंपनीज ही लेकर आती हैं, तो यहाँ पर इसीलिए इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग, इसको हम बोलते हैं कि भाई देखो तुम यहाँ पर नई नई कंपनी आई हो, हमें पता है तुम उतना ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकती हो, ठीक है, तो ये जो 25% का कैप हमने यहाँ पर लगाया था तुम्हारे लिए वो कैप हम 50% का कर देते हैं, ठीक है, तो 50% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल आप यहाँ पर उसने के इक्विटी शेयर्स को ला सकते हो। ये यहाँ पर वैलिड रहेगा फॉर 10 इयर्स जब कंपनी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर हुई है। साथ में एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स का, कौन से फॉर्म में, जैसा मैंने बताया था फॉर्म SH3 में, ठीक है। अब आती है बात हमारे पास इशू कैसे किया जाएगा और रिडीम कैसे किया जाएगा हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को। तो देखो हमारे पास दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स हो जाते हैं, एक होते हैं रिडीमेबल और एक होते हैं इररिडीमेबल। अब जब इररिडीमेबल है तो रिडेम्पशन तो इनका हो नहीं सकता, कॉमन सेंस वाली बात है। अब आ जाओ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कराते हैं कब, कितने टाइम में कराना होता है, 20 साल के अंदर अंदर कराना होता है। लेकिन अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो इसको हम बोलेंगे कि तुम 30 साल के अंदर अंदर इसे रिडीम करवा लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और लंबे समय तक के लिए होती है। लेकिन अब ये जो 20 साल हैं, इस 20 साल में आपको क्या करना होगा, सॉरी जो 10 साल बचे आपके पास में, तो ये जो 20 से 30 साल का डिफरेंस है, मतलब 21st, 22nd, 23rd, 24th, इस तरीके से कर कर आपके 30th ईयर तक आपको हर साल कम से कम 10% अपने रिडीमेबल शेयर्स को रिडीम करना होगा। हर साल कम से कम 10% आपको इनको शेयर्स को क्या करना है, रिडीम करना है। क्यों? 10% इंटू फॉर 10 ईयर्स कितना हो गया, 100%। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 20 साल तक आपने कुछ नहीं किया, चल जाएगा अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, लेकिन 21वें साल से आपको कम से कम 10% शेयर्स अपने रिडीम करने रहेंगे। और अगर आप एक नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो फिर तो भाई 20 साल के अंदर अंदर जो आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इन्हें रिडीम कर कर आपको देना होगा। अब कंडीशंस क्या है रिडेम्पशन की, तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर आपको रिडेम्पशन कब कर सकते हो, जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में है और प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर डिविडेंड के लिए, या फिर जो प्रोसीड्स हैं ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, कि जो हम नए अपने शेयर्स इशू करने वाले हैं उसके फॉर्म में आप इनको रिडीम कर लोगे। ठीक है, या तो जो पैसा चाहिए तो डिविडेंड हमारे पास जो अवेलेबल था प्रॉफिट्स में, ठीक है, वो हम आपको दे देते हैं, या तो हम अपने लिए नए शेयर्स लेकर आएंगे। शेयर्स यहाँ पर फुल्ली पेड होने चाहिए बिफोर रिडेम्पशन। ऐसा नहीं है कि आप रिडीम करवाने आ गए, अभी आपने यहाँ पर केवल 75% पैसा दे रखा था शेयर्स का। अगर आप प्रॉफिट्स में से रिडीम कर रहे हो शेयर्स को तो इक्वल नॉमिनल अमाउंट जो है वो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है उसको हम पेड अप कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं एंड इसको हम यूज कर सकते हैं ताकि हम बोनस शेयर्स इशू करें। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्यों यूज कर रहे थे, बोनस शेयर्स इशू करने में। CRR को कहाँ यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर्स को इशू करने में। इसी लाइन पर क्वेश्चन आते हैं, एक तो इस लाइन पर, एक जैसे ये वाली लाइन मैंने समझाई आपको, है ना। चलो, इसके अलावा यहाँ पर जो रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन प्रीमियम पेबल आपका कैसे होगा, जो आप प्रॉफिट्स में से प्रोवाइड कर रहे हो। एक एग्जांपल है कि 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर रिडीम किए गए और फ्रेश इक्विटी यहाँ पर 6 लाख रुपए की आई और 4 लाख आपने अपने प्रॉफिट्स में से दे दिए। ठीक है, तो 4 लाख रुपए जब आपने प्रॉफिट से दिए तो 4 लाख आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में भी डालना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया। एक कंपनी थी, इसने यहाँ पर 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया था, तो रिडीम करने में 6 लाख के तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स से इक्विटी शेयर्स दे दिए गए। बाकी जो 4 लाख रुपए थे ये हमने अपने प्रॉफिट्स में से दे दिए। तो जब हमने प्रॉफिट्स में से 4 लाख इनको दिए तो हमें इक्वल अमाउंट क्या करना था, हमारे पास इक्वल नॉमिनल अमाउंट हमारे CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में भी डालना होगा।
जिसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर्स इशू करने में। आगे समझ में। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब यहाँ ना आप जैसा देख सकते हैं दो टर्म्स लिखी हुई हैं। क्या क्या है दो टर्म्स, एक है ट्रांसफर और एक है ट्रांसमिशन। देखो ट्रांसफर कब कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर एक मिस्टर ए है और इनकी वाइफ है मिसेस बी। मिस्टर ए चाहते हैं कि मेरे नाम पर जो शेयर्स हैं वो मैं मिसेस बी के नाम पर ट्रांसफर कर दूं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, कंपनी को बता देंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, वो सारे रूल्स अभी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, इनके पास एक नोटिस भेजेगी कि भाई क्या आप चाहते हो, अगर मान लो मिसेस बी ने ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करा कंपनी के पास, तो कंपनी पूछेगी कंपनी मिसेस बी से कि क्या आप चाहते हैं कि आपके नाम पर शेयर्स यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं। मिसेस बी ने कुछ ऑब्जेक्शन प्रोवाइड किया तो ये ट्रांसफर कैंसिल कर दिया जाएगा। अदरवाइज मिसेस बी के नाम पर एक नया शेयर सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। ये तो होता है ट्रांसफर, ठीक है। अब एक कंडीशन लेकर चलो, मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए की हो गई डेथ। मिस्टर ए की डेथ होने के बाद में जो इनकी वाइफ है मिसेस बी, इनके नाम पर ट्रांसफर किया जाएंगे शेयर्स को। इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन, जहां पर ना तो कोई स्टैंप ड्यूटी प्रोवाइड की जाएगी ना ही कुछ। यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, मिस्टर ए के नाम पर जो शेयर सर्टिफिकेट था, इनका डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कि भाई सच में जो ये मिसेस बी हैं ये इसकी लीगल आयर हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर ट्रांसमिशन हो जाएगा इनके नाम पर। आगे समझ में। तो कंपनी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रजिस्टर नहीं करती एक ट्रांसफर अनलेस कि यहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है, ड्यूली स्टैम्प्ड, डेटेड और एग्जीक्यूटेड आपका शेयर सर्टिफिकेट है, जिसको आपको डिलीवर करना है 60 दिन के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन के। और ये आपका कैसे जाएगा, जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है ये आपका शेयर सर्टिफिकेट या फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ में जाएगा। अब एक स्पेशल रूल लग रहा है कि भाई पार्शियली पेड शेयर्स हैं, मान लो मिस्टर ए ने आधा ही पैसा दिया हुआ था इन शेयर्स का, तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रांसफरर है, कौन है ट्रांसफरर, मिस्टर ए है, केवल यही अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी यहाँ पर मिसेस बी को नोटिस भेजेगी। अब यहाँ पर अगर मिसेस बी 2 हफ्ते के अंदर अंदर 14 डेज के अंदर अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं बोल करती हैं, तो फिर मिसेस बी के नाम पर इन शेयर्स को रजिस्टर कर दिया जाएगा। अब कुछ टाइम लिमिट्स हैं कि किस तरीके से शेयर सर्टिफिकेट्स को डिलीवर किया जाएगा। तो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर हो तो 2 महीने के अंदर अंदर आपके इनकॉर्पोरेशन के किया जाएगा। अगर शेयर्स अलॉट किए गए हैं तो विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। अगर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन किया गया है तो 1 महीना जब आपको यहाँ पर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। और अलॉटमेंट अगर डिबेंचर्स का किया जा रहा है तो 6 महीने के अंदर अंदर। अगर आईएफएससी की पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है तो थोड़ी रिलैक्स लिमिट है, दैट इज 60 डेज की। अब अगर मान लो पेनल्टीज कब लगेंगी, जब कंपनी ये सारी चीजें नहीं कर रही है, ऑल्दो हमने उनको बोला, तो फिर 50,000 रुपीज कंपनी और इसके जो ऑफिसर्स हैं इन डिफॉल्ट उनके ऊपर ये लगेगा। अगर बात की जाए डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की जो कि फ्रॉडेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर्स को, तो ये इनके ऊपर फ्रॉड का केस लग जाएगा, ये लायबल होंगे अंडर सेक्शन 447। आगे समझ में कि किस तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो हमारे ट्रांसफरी हैं उनको देखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन किसके बारे में बात करता है, पनिशमेंट क्या दी जाएगी फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर कोई पर्सन यहाँ पर डिसाइडफुली धोखेबाजी कर रहा है, इम्पर्सोनेट कर रहा है ओनर को किसी भी शेयर के, सिक्योरिटी के, कुछ इंटरेस्ट में कंपनी के, या फिर शेयर वारंट और कूपन में, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, या फिर ये यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि वो शेयर्स इनको, शेयर सर्टिफिकेट्स इनको मिल जाए उस पर्सन की जगह, या फिर कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए हैं ताकि जो अमाउंट है वो इनको मिल जाए, ठीक है, जो भी अमाउंट ड्यू है वो इनको मिल जाए। तो कुछ भी धोखेबाजी की जा रही है किसी और के नाम पर, तो ऐसी सिचुएशन में इनके ऊपर क्या होगा, पेनल्टीज लगेंगी, पनिशमेंट दी जाएगी। अब वो पनिशमेंट क्या है, सबसे पहले तो जेल हो जाएगी, कहेंगे बेटा अब यहाँ पर बनते रहे ना, तुम्हें जो बनना है, ठीक है, और साथ में फाइन लग जाएगा 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। समझ में आ गया क्या क्या पनिशमेंट्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग मत करने जाना ऐसा कुछ भी, सोचा अपने दोस्त के साथ मजाक कर लो और आपके साथ मजाक हो गई, ठीक है। बहुत बार ना हम लोग ऐसी छोटी मोटी चीजें कर देते हैं अपने दोस्तों के चक्कर में और फिर फट जाती है चीजें,
चलो मिस्टर ए जो है वो यहाँ पर फोर्ज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को और पोस्ट कर रहे हैं मिस्टर बी जो कि एक्चुअल शेयर होल्डर हैं, ताकि इनका डिविडेंड मिल जाए। बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है ना इंडिया में कंपनीज तो स्पेशली। खैर चलिए आते हैं सेक्शन 58 की बात करते हैं, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि ट्रांसफर करने से रिफ्यूज कर रही है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर जो रिफ्यूजल का नोटिस है वो ट्रांसफरर को और ट्रांसफरी को आपको 30 दिन के अंदर अंदर भेजना है। ठीक है, कि भाई यहाँ पर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको आज रिसीव हुआ तो आपको आज से 30 दिन के अंदर अंदर ये एक नोटिस भेजना है कि भाई हम आपका यहाँ पर इस को रिफ्यूज कर रहे हैं, हम ऐसा कोई भी ट्रांसफर आपकी जगह से नहीं करने वाले। अब ट्रांसफरी को इस बात पर आ जाएगा गुस्सा, वो कहेगा ठीक है तो हम ट्रिब्यूनल से बात कर लेते हैं। तो 30 दिन में जब इनको रिफ्यूजल नोटिस आया, या तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर, या तो कोई नोटिस नहीं आया तो फिर 30 दिन की जगह 60 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन तो वो वेट ही करेंगे कि अच्छा अभी आता होगा, फिर भी नहीं आया इनके पास सर्टिफिकेट, तो 60 दिन का टाइम मिल गया इनको। इस चक्कर में ये क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और बोलेंगे ट्रिब्यूनल देखो प्राइवेट कंपनी मेरे को ऐसा धोखा दे रही है। अगर पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी को रिफ्यूज करना है ट्रांसफर, तो क्या होगा 30 दिन के अंदर अंदर इनको भी एक्ट करना है। और ट्रांसफरी जो है वो अपील दर्ज कर सकती है, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर जब रिफ्यूजल नोटिस आया या फिर 90 दिन के अंदर डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के, आज मेरा ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनके पास पहुंचा, आज से 90 दिन के अंदर अंदर अगर इन्होंने मेरे नाम पर ट्रांसफर नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो दया तुरंत क्या करेगा, तुरंत यहाँ पर ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब पनिशमेंट क्या होगी अगर आपने ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं माना एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने सोचा हम ही यहाँ पर करता धरता है हमारी ही चलेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको तुरंत बोल दिया जाएगा कि बेटा आ जाओ, जेल हो जाएगी अब तुमने 1 से 3 साल की, और साथ में किसको होगी, कंपनी को तो जेल होगी नहीं, उसके डायरेक्टर्स को होगी। और फाइन कितना लगेगा, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक। तो एबीसी ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया कि मुझे नहीं करने ट्रांसफर शेयर्स, ठीक है, मुझे तो तुम्ही से प्यार है मिस्टर, ये तुम्हारे साथ ही रहना है, मेरे को पता चला मिसेस भी तुम्हारी बीवी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जेलसी हो गई है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, नोटिस यहाँ पर भेजनी रहे 30 दिन के अंदर अंदर, तो ट्रांसफर ही तुरंत 60 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी में चला जाएगा। ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। तो इनको कितने टाइम में जाना है, इनको 60 दिन में, और पब्लिक लिमिटेड है तो 60 दिन यहाँ पर जब रिफ्यूजल ऑफ नोटिस इनको रिसीव हो गया, वरना 90 दिन के अंदर अंदर जब इन्होंने ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट भेजा था उसकी डिलीवरी हुई। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अगर किसी ने अपना नाम ही गलती से गलत डाल दिया, या फिर मान लो अपना यहाँ पर बीच मिडिल नेम बहुत बार लोग गलत वो कर देते हैं, इवन गुजरात में तो शायद आप लोग गुजराती होगे तो आपको पता ही होगा, फादर का नाम आता है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जब रजिस्टर हो रहा है मेंबर्स का, या फिर कोई डिले या डिफॉल्ट देखा गया जब अपडेट होने में, ठीक है, तो फिर अग्रीव्ड पर्सन या कंपनी या मेंबर अपील करेगी एनसीएलटी के पास में, और ट्रिब्यूनल या तो डिसमिस कर देगी अपील को, बोलेगी तुम्हें इतना भी नहीं आता कि तुम अपना नाम कैसे लिखोगे, तो रहने दो, क्या करोगे शेयर्स का, या फिर कंपनी को डायरेक्शन दे देगी कि बेटा ऐसा मत करो, इनके नाम पर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन कर दो 10 दिन के अंदर अंदर, या बोलेगी कि भाई रेक्टिफिकेशन करो यहाँ पर रजिस्टर और डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स का, और जो भी यहाँ पर डैमेजेस हैं, ठीक है, उनका। तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी। अब राइट्स प्रिजर्व्ड क्या क्या हैं, सबसे पहले तो ट्रांसफर की जा रही हैं सिक्योरिटीज प्लस वोटिंग राइट्स जो हैं वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकती। अब इन सिक्योरिटीज के साथ में राइट्स भी तो मिलती है डिविडेंड के साथ साथ, अनलेस कि ट्रिब्यूनल ही इनको सस्पेंड कर रहा है। तो एक एग्जांपल है, कंपनी ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया मिस्टर एक्स के नाम का या जो भी रिकॉर्ड बनाना था, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इनका मानना है कि भाई यहाँ पर हमारा मन नहीं है। ऐसे में जबकि मिस्टर एक्स क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रांसफर शेयर्स हैं ये तो अभी वैलिड है, तो मिस्टर एक्स अपील करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, सेक्शन 60 की बात होगी। अब पब्लिकेशन करनी है हमें ऑथराइज सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल की, ये मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, याद कर लेना, मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था, बस एक बार फटाफट से चार्ट बना देती हूँ। यहाँ पर सेबी ने बोला कि ठीक है आप 1000 करोड़ रुपए अपने शेयर्स इशू कर ले सकते हो,
कंपनी बोली 1000 की जरूरत नहीं है, हमें केवल यहाँ पर अपने कितने शेयर्स चाहिए, 50 करोड़ रुपए के, या फिर 500 करोड़ ले लेते हैं। लोग बोले हमें तुम्हारे 500 करोड़ शेयर्स नहीं चाहिए, हम यहाँ पर केवल और केवल तुम्हारे 490 करोड़ रुपए के ही शेयर्स इशू करें, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कंपनी बोली ठीक है इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इन 490 करोड़ रुपए में आपको हमें कम से कम 250 करोड़ रुपए पे करने हैं, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या होगा, वो आपका फिर कंपनी बाद में मंगवा लेगी, अनपेड इक्विटी में, कैपिटल में ये आ जाएगा। तो एक होता है ऑथराइज्ड, जो हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ऑथराइज किया गया कि आप इतना अमाउंट जो है वो अभी इतना कैपिटल रेस कर सकते हो, लेकिन कंपनी जरूरी नहीं है उतना ही करे, उससे कम भी कर सकती है, और जितना ऑथराइज किया गया उतना भी इशू कर सकती है। जितना अमाउंट इशू किया गया उतना ही अमाउंट, या तो उतने ही शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो जाएंगे, या फिर 90% तक होते हैं उससे थोड़े कम हो जाएंगे। 90% से कम होते हैं तो क्या होगा, कल की क्लास में पढ़ाया था, तो फिर पूरा सब्सक्रिप्शन जो पूरा जो इशू हुआ था वो ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसमें भी आप पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के थ्रू अपना पैसा लेते हो, है ना। चलो अब आ जाओ, तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, मेंशन करती है ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, नोटिसेस में, एडवर्टीजमेंट्स में, बिजनेस लेटर्स में, बिल हेड्स में, लेटर हेड्स में। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल की भाई कितने शेयर्स मेरे सच में बिक गए, और यहाँ पर कितना मुझे कैपिटल मिल गया इन शेयर्स को बेचकर, वो भी बताना होता है, और प्रोमिनेंट मैनर में बताना होगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो कंपनी के ऊपर हम सिर्फ एक ही चीज करते हैं, फाइन लगा देते हैं। कंपनी पर तो लगाते लगाते इसके ऑफिसर्स पर भी लगा देते हैं, तो लोगों पर लगेगा 5000 का और कंपनी पर लगेगा 10,000 का, और लोगों में भी अगर 2 लोग हैं तो 5-5 हजार का, अगर 1 लोग है तो 5,000 का। ठीक है, और अगर 3 लोग हैं तो 5-5-5 का। अब कुछ ऐसे मत कहने लग जाना कि अच्छा 10,000 का, नहीं, जितने लोग उतना पैसा। ठीक है, XYZ लिमिटेड शेयर्स जो हैं, अब इन्होंने यहाँ पर बोला कि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ रुपए की है अपने लेटर हेड में, लेकिन सब्सक्राइब और पेड कैपिटल नहीं लिखी, तो फिर यहाँ पर इनके ऊपर लगेगी पेनल्टी। बताओ कितनी पेनल्टी लगेगी, इनके ऊपर 10,000 रुपए की कंपनी के, और इसके ऑफिसर्स के ऊपर कंपनी के 5-5 हजार रुपए की पर हेड लगेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 61 के ऊपर, जो बात करती है पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर शेयर कैपिटल। अगर यहाँ पर हमारे पास एक लिमिटेड कंपनी है विद शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर अगर इसकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करेगी इसको, ठीक है, तो ये अपना मेमोरेंडम जो है उसको यहाँ पर ऑल्टर कर सकता है, चेंजेस कर सकता है इन अ जनरल मीटिंग। अब वो कैसे किया जाएगा यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले तो ना एकदम सिंपल सा है कि मान लो इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, यहाँ पर 10 करोड़ थी, इन्होंने करवा दिया इसको 20 करोड़, है ना। सिंपल है ये तो, कि भाई इंक्रीज कर लिया हमने अपना ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ से सिंपली 15 या 20 करोड़ कुछ भी ले लो। और दूसरा क्या है कि कंसोलिडेट किया और डिवाइड किया शेयर्स को लार्जर अमाउंट्स में। तो यहाँ पर आपकी वोटिंग परसेंटेज चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो मान लो यहाँ पर आपके पास में 10,000 शेयर्स थे, ठीक है, और वो 10,000 शेयर्स आपके कितने थे, 10 रुपीस के थे। आपने क्या बोला, आपने बोला हम हर एक शेयर की फेस वैल्यू अब 100 रुपीस कर देते हैं। तो अब आपके पास कितने शेयर्स रह गए, केवल 1000 शेयर्स रह गए। तो आपने कंसोलिडेट कर दिया इन शेयर्स को और लार्जर अमाउंट्स में इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि भाई पहले जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपीस थी, अब यहाँ पर 100 रुपीस हो गई। लेकिन वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर चेंज होनी नहीं चाहिए, और यहाँ पर ये आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वोटिंग परसेंटेज चेंज हो रही है तो ट्रिब्यूनल से जाकर परमिशन लो। तीसरा है कि कन्वर्ट कर रहे हो फुल्ली पेड शेयर्स को स्टॉक में और फिर रिकन्वर्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास 10 शेयर्स 10 रुपीस के 10,000 शेयर्स थे, ठीक है, तो अब आप इसको अपने, अब ये क्या है, ये तो आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, आपने इसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 100 and 1000 रुपीस का स्टॉक। ठीक है, और फिर आप इसको क्या करोगे, फिर आप इसको अगेन रिकन्वर्ट कर दोगे। अब रिकन्वर्जन, अब आपका मन है कि यहाँ पर मान लो 10 रुपीस का था पहले शेयर, अब आपने इसको 5 रुपीस का रख दिया या फिर 15 रुपीस का रख दिया, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप क्या चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब डिवीजन, कि हमारे पास जो शेयर्स थे वो हमने स्मॉलर यूनिट्स में लिख दिए। ये तो हमारी लार्जर अमाउंट थी, यहाँ पर हमने स्मॉलर अमाउंट्स में करा ऐसा। ठीक है, तो हमने क्या किया,
हमने हमारे जो शेयर्स थे, मान लो यहाँ पर 10 रुपीज का एक शेयर था, हमने इसको 5 रुपीज का कर दिया, ठीक है। और फिर टोटल कितने शेयर्स हो गए हमारे पास, पहले 10,000 थे, अब 20,000 हो गए। ओके, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, सब डिवाइड कर दिया हमने। अब प्रपोर्शन जो होगा वो पेड और अनपेड का हमारा सेम रहना चाहिए कि भाई पहले हमारे पास में कितना अमाउंट आ रहा था टोटल और अभी कितना आ रहा है। कैंसिल कर सकते हैं शेयर्स नॉट टेकन और अग्रीड टू बी टेकन, तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो है उसको हम अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पर क्या है कि मान लो हमने जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो अभी भी इशू नहीं किए, तो हम उनको क्या करेंगे, अपना कैंसिल कर देंगे। जैसे देखा था ना, 1,000 करोड़ की अलाउड हुआ, लेकिन हमने केवल 500 के करे, तो अब 500 करोड़ रुपए जो है हम चाहे तो उन्हें कैपिटल को यहाँ पर कैंसिल करवा सकते हैं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो शेयर कैपिटल हमारे पास है वो सेम ही रहेगी। आगे समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ चीजें रहती हैं। अब ये सब हमारे कब हो रही है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, ये बात याद रखना। एक नॉर्मल सा रेजोल्यूशन हम पास करवाएंगे, ठीक है। नॉट कंसिडर्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपकी कम नहीं हो रही है, याद है ना ये वाली बात। तो XYZ लिमिटेड, ये किसका पॉइंट है, ये इस वाले का है कि अगर हम शेयर्स यहाँ पर जो ऑथराइज्ड कैपिटल था उसको कम करवा रहे हैं। तो XYZ लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपीज के, इसने इनको सब डिवाइड कर दिया यहाँ पर 10 लाख शेयर्स में, जिनका अमाउंट कितना है 1 रुपीज का। तो ये हमारा सेक्शन 61 अलाउ कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब कंपनी चाहती है कि भाई मेरे पास जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है मैं इसको बढ़ा दूं, तो इसको और शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो ये क्या कर सकती है, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है इन्हीं को शेयर्स इशू कर सकती है, जिसे हम राइट्स इशू भी बोलते हैं। तो मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि हम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि राइट्स जो है वो डाइल्यूट ना हो, है ना। अब जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी को पैसा मिले, लेकिन मेरे शेयर होल्डर्स यहाँ पर चाहते हैं कि उनकी राइट्स डाइल्यूट ना हो। तो मैं उनको बोलूंगी ठीक है, तो जो नए शेयर्स मैं लेकर आ रही हूँ पहले मैं इन्हें आपको ऑफर करती हूँ, क्या आप लोग मुझसे ये शेयर्स खरीदना चाहोगे। तो ये हमारा जितना पेड अप कैपिटल है, मान लो यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है, टोटल मेरे शेयर्स जो पहले इशू हुए थे वो 30 थे और तीनों के पास 10-10 शेयर्स हैं। तो अब जो मैं नया शेयर इशू किया, मान लो नए शेयर्स मैंने 9 नए शेयर्स और इशू किए, तो हर किसी को 3 शेयर्स यहाँ पर मैं ऑफर करूंगी। इनके पेड अप कैपिटल के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 15 से 30 दिन का समय दिया जाएगा कि भाई आप एक काम करो, आप डिसाइड कर लो कि क्या आपको ये शेयर्स खरीदने हैं या फिर नहीं खरीदने हैं। अच्छा, ये यहाँ पर 15 से 30 दिन से कम का भी समय हो सकता है। अगर यहाँ पर 90% शेयर होल्डर्स का कंसेंट मिल जाता है प्राइवेट कंपनी या फिर IFSC कंपनी में, शेयर होल्डर्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि नहीं ये मुझे शेयर्स नहीं खरीदने, आप एक काम करो ये शेयर्स आप किसी दूसरे पर्सन को दे दो, तो रिनाउंस कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया या फिर ये 30 दिन का समय जो दिया गया था एक्सेप्ट करने के लिए, इन्होंने इसमें एक्सेप्टेंस नहीं शो की, तो बोर्ड यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर देगा इन शेयर्स को इन द मैनर कि डिसएडवांटेजियसली काम ना करे हमारे दूसरे शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर्स नए शेयर्स को परचेज नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये डिसएडवांटेजियस बात नहीं हो, इस तरीके से कंपनी यहाँ पर इन शेयर्स को डिस्पोज कर देती है। अब नेक्स्ट आता है, अगर ESOPs हैं, ESOPs क्या थे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास में अगर हमें इन शेयर्स को अपने एम्प्लॉयज को इशू करना है, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज जो हैं मान लो इनको इशू करना है। फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है जिसने अपने शेयर्स यहाँ पर अपने दूसरे सीनियर मैनेजमेंट को या सीनियर्स को यहाँ पर ऑफर किए, तो ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास्ड होने चाहिए। ओके, तो शेयर्स को यहाँ पर कंपनी इस तरह से भी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है ESOPs को। बस एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस होती हैं जो यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन में लिखी जाएंगी कि भाई क्या प्राइसिंग है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स है, वो सारी चीजें हमें करनी रहेंगी। आगे समझ में ESOPs वाला। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं
टू एनी पर्सन्स, यहाँ पर अगर हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो अगर मान लो यहाँ पर शेयर्स हम कुछ ऐसे लोगों को या फिर किसी ऐसे पर्सन को, पर्टिकुलरली कोई पर्सन भी हो सकता है और मैनी पर्सन्स भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ऐसी सिचुएशन में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। प्राइस जो है यहाँ पर जो भी हमारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वह हमारे लिए प्राइस डिसाइड किया है वो होना चाहिए, और हमारी जो प्राइवेट प्लेसमेंट की प्रोविजंस हैं उन्हें हमें फॉलो करना है। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन, ये आपका कैश में या किसी अदर कंसिडरेशन में हो सकता है। प्राइस यहाँ पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का रिपोर्ट डिसाइड करेगा, और जो चैप्टर 3 में हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में पढ़ी थी बात, तो वो सारी स्पेशल कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं। नोटिस जो है वो यहाँ पर भेजा जाना चाहिए एटलीस्ट 3 डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू, है ना, जैसा हमने कहाँ पर पढ़ा था, चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो इसके अलावा जो अलॉटमेंट है अगर वो हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है 12 महीने के अंदर अंदर, तो ऐसे में हमें फ्रेश एसआर लेकर आना चाहिए। अगर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास किया था उसके 12 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं की गई, तो नया स्पेशल रेजोल्यूशन आप लेकर आओगे। एग्जाम्पशन क्या है, अगर आपको डिबेंचर्स या लोन्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो टर्म्स हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन बिफोर इशूइंग लोन यहाँ पर बताएगा। या तो डिबेंचर या तो लोन जब हमने लिया उससे पहले पहले स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम डिसाइड कर लेंगे कि जब कन्वर्जन किया जाएगा इन डिबेंचर्स का या लोन्स का शेयर्स में तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगेंगी। अब एक एग्जांपल है, एबीसी लिमिटेड ने यहाँ पर फर्दर शेयर्स जो हैं, ठीक है, वो इशू किए। तो बेसिकली जब इन्होंने दोबारा से शेयर्स को इशू किया अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो प्रपोर्शन रखा 1:2 का। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर ये आउटसाइडर्स को देते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो फिर क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में एक स्पेशल रेजोल्यूशन इनको पास करना पड़ेगा बाय ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो आपका प्रेफरेंशियल इशू में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो सेकेंड पार्ट है इसका, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, है ना, और अगर कोई कमेंट है तो वो भी कर सकते हो आप। लेक्चर कैसा लगा, कुछ और समझना है, कुछ समझ नहीं आया, साथ में चैनल बहुत सारे लोगों ने ना अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑल्दो वो लोग बहुत अच्छे से इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दे चैनल को। इसके अलावा गाइज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आरपी एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है डिफरेंट पीडीएफ कोर्सेज अलोंग विद मॉक टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग मॉक टेस्ट सीरीज, ऑल्सो अलोंग विद सम कॉम्बो कोर्सेज। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना इन कोर्सेज के थ्रू, तो आप वो भी कर सकते हैं। हम आपको आरबीआई ग्रेड बी के मेंटरशिप कोर्सेज, आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए इनके मेंटरशिप कोर्सेज, अलोंग विद दैट ईपीएफओ के कोर्सेज एंड यहाँ पर करंट अफेयर्स, सिडबी, इडाई के कोर्सेज, साथ में पीएफआरडीए की टेस्ट सीरीज भी अलग से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आईएफएससीए का भी कोर्स है, आईएफएससीए पीएफआरडीए का कॉम्बो कोर्स, ठीक है। तो सेबी के साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये सभी कॉम्बो कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं अलोंग विद दैट, मतलब टेस्ट सीरीज में आपका मॉक टेस्ट डिस्क्रिप्टिव भी रहता है और साथ में आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला भी रहता है, जिसमें कि आंसर राइटिंग जब आप करते हो तो उसको हम 1 to 1 चेक करते हैं एंड साथ में हम आपको पीडीएफ नोट्स एंड समरी शीट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ उसके थ्रू जुड़े तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।